8वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि प्रबंधन यानी कि एग्रीकल्चर मैनेजमेंट यूनिट का पहला पार्ट हम ले चुके हैं। आज हम एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट लेंगे। तो इस दूसरे पार्ट के अंदर हम खेती के विभिन्न स्टेप्स को पढ़ेंगे, जिसके अंदर पहला आपने पढ़ा था मिट्टी तैयार करना। उसके बाद हम क्रमशः आगे पढ़ेंगे। कुल मिला के खेती के 7 चरण होते हैं, या फिर हम कहेंगे कि खेती की जो है वो 7 पद्धतियां होती हैं, जिसमें से पहली मिट्टी को तैयार करना, दूसरी बुआई करना, तीसरी खाद व उर्वरक देना, चौथा सिंचाई करना, पांचवा फसल की सुरक्षा करना, छठा फसल काटना और सातवां अनाज का भंडारण करना। ये कुल मिला के 7 स्टेप्स रहते हैं। एक किसान के लिए ये 7 कृषि की पद्धतियां रहती हैं, जिसको हम क्रमवार बड़े अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास के बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी यहाँ से 8th क्लास का वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो चलिएगा हम शुरू करते हैं आज का ये दूसरा बिंदु। पहला बिंदु हम कल ले चुके थे कि मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने का मतलब है मिट्टी को पोला बनाना। पोला कैसे बनाएंगे? ट्रैक्टर के द्वारा या पशु के पीछे हल जोतकर हम इसको पोला बना सकते हैं। आज दूसरा बिंदु ले रहे हैं बुआई करना। बुआई का मतलब है बीज को बोना। बुआई से मतलब या बुआई से तात्पर्य रहता है बीज को बोना। बीज को हम कैसे बोए, कौन से बीजों का हम इस्तेमाल करें, ये सबसे बड़ी बात रहती है। बात करें हम बीज, तो अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करना चाहिए। अब हम कैसे पहचाने कि कोई बीज अच्छी गुणवत्ता वाला है या नहीं? तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको एक प्रयोग करना है। आपको केवल मात्र एक प्रयोग करना है। इस प्रकार से यूं, ये अपन एक बाल्टी ली है और उसके अंदर अपन ने भर दिया पानी। इसके अंदर क्या भर दिया है? पानी भर दिया है। अब ध्यान से देखिए, अब बाल्टी के अंदर हमने भर दिया पानी और इसके अंदर हम डालेंगे बीज। इसके अंदर हम डालेंगे बीज। इस बीजों के अंदर पानी में जो भारी बीज होंगे वो तो जम जाएंगे नीचे की तरफ। जो भारी बीज होंगे वो पानी की तली के अंदर, यानी कि जो बाल्टी है उस बाल्टी की तली के अंदर जो है भारी बीज जम जाएंगे, लेकिन जो हल्के बीज होंगे वो ऊपर की तरफ यूं तैरते रहेंगे। तो जो ऊपर की तरफ तैरने वाले बीज या हल्के बीज है उसको तो आपको करना पृथक। पृथक करना मतलब अलग कर देना, उसके नहीं इसको कर देना पृथक। और जो नीचे बीज जमे थे, जो भारी बीज थे, उन बीजों को हमें उपयोग में लेना है बोने के लिए। ज्यादा पैदावार अगर प्राप्त करनी है तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को बोना होगा। और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के लिए हम क्या करेंगे? इस प्रकार का प्रयोग करेंगे जिससे हल्के बीज ऊपर आ जाए और भारी बीज नीचे रह जाए, ताकि हम भारी बीजों का उपयोग अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के रूप में कर सकें और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकें। एक खेती के अंदर, एक कृषि के अंदर जो तीसरा स्टेप होता है, नॉर्मली हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया खेत, और इस खेत के अंदर हमने बो दिए बीज। हमने बीज बो दिए। बीज बोने के बाद क्या करते हैं? हम खाद देते हैं या फिर हम इसको देते हैं उर्वरक। खाद या उर्वरक देते हैं। अब खाद या उर्वरक क्यों देते हैं, इसके पीछे कारण क्या है उसको समझिएगा। एक किसान ज्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए खाद या उर्वरक देते हैं। यहां पर हम यूं कहेंगे कि जो किसान होते हैं वो अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए, खाद या उर्वरक देते हैं। खाद या उर्वरक देने का एकमात्र मतलब होता है कि वह अधिक पैदावार प्राप्त कर सकें। अब दूसरा प्रश्न आता है, किस खाद और उर्वरक में बेहतर कौन सा है? आपके पास दोनों ही विकल्प हैं। इन 2 विकल्पों में से आपको केवल एक विकल्प का चयन करने का बोले तो आप कौन से विकल्प का चयन करोगे? तो यहां पर हम सीधा कौन सा विकल्प चूज करेंगे? तो हम करेंगे खाद। अब खाद ही क्यों, उर्वरक क्यों नहीं? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, इसको समझिएगा। बात करें हम खाद की, तो खाद हमेशा प्राकृतिक होती है, अर्थात जैविक होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो खाद होती है वो प्राकृतिक होती है अर्थात जैविक होती है। प्राकृतिक या जैविक का मतलब है
कि यह जीवों के अंश से बनाई जाती है, जीवों के अंश से क्रिएट की जाती है खाद। अब जीवों के अंश का मतलब क्या हुआ, कौन कौन से अंश हो सकते हैं, तो यहां से जीवों के अंश में गोबर आ जाएगा। अब गोबर किससे प्राप्त होता है, जीव से ही तो प्राप्त होता है, पशु से ही तो प्राप्त होता है, इसलिए क्या होगा, जीवों का अंश हो गया गोबर। इसके अलावा हम क्या बात करें, इसके अलावा पत्तियां हो जाएगी, पेड़ों की पत्तियां हो जाएगी, सड़ी गली सब्जियां हो जाएगी, तो ध्यान से देखें, गोबर हो गया, पत्तियां हो गई, सड़ी गली सब्जियां हो गई, ये किसका अंश होता है, तो ये जीवों का अंश होता है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि खाद जो है वो किससे बनाई जाती है, वो जीवों के अंश से, यानी कि गोबर से, पेड़ों की पत्तियों से, सड़ी गली सब्जियों इत्यादि से बनाई जाती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जैविक कहते हैं, या फिर इसको हम नेचुरल कहते हैं। सेकंड बात करें हम उर्वरक की, तो उर्वरक प्राकृतिक नहीं होता है, उर्वरक कृत्रिम होता है। कृत्रिम का मतलब होता है सिंथेटिक, यानी कि उर्वरक का निर्माण फैक्ट्रियों के अंदर किया जाता है। उर्वरक का निर्माण कहां किया जाता है, फैक्ट्रियों के अंदर किया जाता है। ये कृत्रिम टाइप की होती है, सिंथेटिक टाइप की होती है। इसका निर्माण जीवों से या फिर प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। अब इन उर्वरकों के कुछ मैं एग्जांपल्स दे देता हूं आपको, कुछ उर्वरकों के एग्जांपल, जैसे कि यूरिया, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, जैसे कि पोटाश, ये नॉर्मली उर्वरक के उदाहरण रहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि उर्वरकों के 2 या 3 उदाहरण दीजिए, तो वहां पे आप दे सकते हो यूरिया, अमोनियम सल्फेट तथा पोटाश। क्या है, तो यह उर्वरक हैं। वापस से समझ लीजिए कि उर्वरक क्या होते हैं। तो उर्वरक का निर्माण कृत्रिम रूप से, सिंथेटिक रूप से फैक्ट्रियों के अंदर किया जाता है, और इसका उपयोग कौन करते हैं, किसान करते हैं अपने फसल की अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए, अनाज की अधिक प्राप्ति के लिए वो क्या करते हैं, उर्वरक का उपयोग करते हैं, जो कि कृत्रिम या फैक्ट्रियों के अंदर बनाए जाते हैं। यह यूरिया हो सकता है, अमोनियम सल्फेट हो सकता है, या फिर पोटाश के रूप में भी हो सकता है। अब जो मैंने यहां पे प्रश्न किया था आपको कि खाद और उर्वरक में बेहतर कौन है, तो मैंने बताया था कि यहां पे बेहतर खाद है, उर्वरक क्यों नहीं, इसका कारण समझिएगा। खाद प्राकृतिक है, इसलिए यह मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं। उर्वरक जो है ये वाले यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश इत्यादि, यह रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक पदार्थ होने के कारण यह मिट्टी के लिए या जमीन के लिए ज्यादा हानिकारक होते हैं। हम कह सकते हैं कि अगर हम एक बार इसको उपयोग में लेते हैं तो अधिक पैदावार प्राप्त कर लेंगे। बार बार इसका उपयोग करने से मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता होती है वो लगातार खत्म हो जाती है। यानी कि हम यूं कहेंगे कि अधिक उर्वरक का उपयोग करने से जमीन की उर्वरकता क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन खाद जस्ट इसके ऑपोजिट है, जितनी ज्यादा खाद का उपयोग करोगे जमीन की उर्वरा क्षमता उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि जमीन की उर्वरकता उतनी अधिक ग्रो करेगी, बढ़ेगी, जिससे फसल की पैदावार भी हमको ज्यादा प्राप्त होने की संभावना हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया, खाद व उर्वरक देना। अब चौथा स्टेप जो है वो सिंचाई करना। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिंचाई करना। अब सिंचाई क्यों की जाती है? सिंचाई करने के पीछे कारण ये है कि पौधों कि हमने बीज तो बो दिया, हमने बीज तो यहाँ पे बो दिया, लेकिन बीज को बोने के बाद हमने उसमें उर्वरक भी डाल दिए, लेकिन अब उसके अंकुरण के लिए क्या जरूरी है? पानी जरूरी है। तो बीजों के अंकुरण के लिए, बीज अंकुरण के लिए क्या जरूरी है? सिंचाई जरूरी है। तो पहला स्टेप आप याद रखोगे कि सिंचाई करना क्यों आवश्यक है? बीजों के अंकुरण के लिए सिंचाई करना अति आवश्यक है। दूसरी बात, पौधे कौन सी प्रोसेस करते हैं? वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। ये हो गया हमारे पास पौधा। अब ये पौधा क्या करेगा? पौधे की ये पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो पत्तियां क्या करती है? पानी को बाहर फेंकती है, पानी को वायुमंडल में उड़ा देती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। तो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा
जो पौधे की जो पत्तियां होती है वो पानी को बाहर वायुमंडल में उड़ा देती है, इसे हम कहते हैं वाष्प का उत्सर्जन। तो जितना ज्यादा वाष्प उत्सर्जन होगा पानी की मांग उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि पानी की जो आवश्यकता है वो ज्यादा बढ़ेगी, और पानी की आवश्यकता बढ़ेगी तो हमें क्या करना आवश्यक है, सिंचाई करना आवश्यक है। और नेक्स्ट बात करें हम तीसरे नंबर की, तो पौधे के विकास के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए भी जो है वो हमारा सिंचाई करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो समझ लीजिए तीनों को वापस से कि सिंचाई करना क्यों आवश्यक है। सिंचाई करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बीज बो दिया है, बीज के अंकुरण के लिए सिंचाई करना जरूरी है। बीज बोने के बाद पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर पत्तियां निकलेगी और वो वाष्प का उत्सर्जन करेगी, इसलिए वाष्प उत्सर्जन जितना ज्यादा होगा तो पानी की आवश्यकता बढ़ेगी, और पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम कहेंगे कि विकास करता है पौधा, और पौधे के विकास के लिए पानी जरूरी है, बिना पानी पौधा विकास या ग्रोथ नहीं कर सकता, इसलिए सिंचाई क्या है, आवश्यक है। सिंचाई के साधनों से संबंधित प्रश्न आते हैं कि सिंचाई के कितने साधन होते हैं। तो मुख्य तौर से मोटे मोटे तौर पर सिंचाई के दो साधन होते हैं, एक तो होता है आधुनिक और एक होता है परंपरागत। पहले हम परंपरागत लिख देते हैं, परंपरागत साधन, और दूसरे टाइप के होते हैं आधुनिक साधन। बात करें हम परंपरागत साधनों की, तो परंपरागत साधनों के अंदर रहट काम में लिया जाता था, ढेकली काम में ली जाती थी, मोट काम में लिया जाता था। यानी कि रहट, ढेकली और मोट ये है परंपरागत साधन जिसकी सहायता से हम सिंचाई करते थे। लेकिन आधुनिक समय के अंदर अगर बात करें तो विद्युत पंप, डीजल पंप, और इसके अलावा हम काम में लेते हैं नलकूप। तो विद्युत पंप, डीजल पंप और नलकूप ये तो हमारे हो गए आधुनिक सिंचाई के साधन, और परंपरागत सिंचाई के साधन हो जाएंगे रहट, ढेकली और मोट। ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि सिंचाई के साधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो सिंचाई के दो साधन होते हैं, परंपरागत साधन, आधुनिक साधन। परंपरागत के अंदर रहट, ढेकली, मोट, आधुनिक के अंदर विद्युत पंप, डीजल पंप और नलकूप आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे इसी टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आता है सिंचाई की तकनीकें। अब सिंचाई की तकनीक है, सिंचाई की तकनीक कितने टाइप की होती है, तो उसमें आप समझिएगा दो टाइप होते हैं सिंचाई की तकनीक के। एक होता है छिड़काव तंत्र और दूसरा होता है ड्रिप तंत्र। सिंचाई की कितनी तकनीकें, दो तकनीकें। कौन कौन सी, पहली छिड़काव तंत्र और दूसरा कौन सा, ड्रिप तंत्र। ये आपको याद रखना है। अब छिड़काव तंत्र कहां पे काम में लिया जाता है और ड्रिप तंत्र कहां पे काम में लिया जाता है उसको देखिएगा। अगर हमारी जमीन असमतल है, समतल नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, छिड़काव तंत्र काम में लेंगे। इसके अंदर क्या होते हैं, लंबे लंबे यूं पाइप लगाए जाते हैं इस प्रकार से, लगभग 3 से 4 फीट के। उसके ऊपर यूं नोजल लगाई जाती है, उसके ऊपर ये नोजल लगाई जाती है, और ये जब नोजल घूमती हैं तो घूम घूम के क्या करती हैं, पानी का छिड़काव करते हैं और वहां पे जो फसल है वो ग्रो करती है। इसे हम कहेंगे छिड़काव तंत्र। लेकिन जमीन हमारी समतल होती है तो वहां पर पाइपों को बिछाया जाता है और बूंद बूंद करके पानी को दिया जाता है। समतल भूमि के अंदर पाइपों को बिछाकर बूंद बूंद करके पानी अगर दिया जाता है तो उसे अपन कहेंगे ड्रिप सिस्टम, उसे हम कहेंगे ड्रिप सिस्टम, या उसे हम कहेंगे बूंद बूंद करके पानी देना। आसान सी चीजें हो गई सिंचाई की तकनीक है। छिड़काव, ड्रिप, छिड़काव असमतल, ड्रिप समतल। छिड़काव फवारा लगता है, पानी का छिड़काव किया जाता है, लेकिन ड्रिप के अंदर पाइप से बूंद बूंद करके पानी जो है वो दिया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया सिंचाई करना। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम 5वें टॉपिक के अंदर, ये हमारी फसल की सुरक्षा से संबंधित। और फसल की सुरक्षा अगर मोटे मोटे तौर पर बात की जाए तो फसल की सुरक्षा टोटल 5 या 4 प्रकार से हम करनी पड़ती है। फसल की सुरक्षा किस किस से जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है हमारी फसल की सुरक्षा कीटाणुओं से और फफूंदों से। कीटाणु, फफूंद, जीवाणु या वायरस, जब इनके संक्रमण के अंदर हमारा पौधा आ जाता है, हमारी फसल आ जाती है, तो वह ज्यादा ग्रो नहीं करती, उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं। कवक, फफूंद, फफूंद और कवक एक ही है, कीटाणु, फफूंद, जीवाणु और वायरस,
अगर इसके संक्रमण के अंदर, इसके संपर्क में अगर फसल आ जाती है तो इससे संक्रमित हो जाती है, जिससे उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं और वो सही तरीके से पैदावार नहीं ला सकती, सही तरीके से ग्रो नहीं कर सकती। तो ये पहला रीजन हो गया। इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे, कीटाणुनाशक या फिर हम कहेंगे पीड़कनाशक या पीड़कनाशी का छिड़काव करेंगे। कीटाणुनाशी और पीड़कनाशियों का हम क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे, जिस फील्ड के अंदर हमारी फसल कीटाणु, फफूंद, जीवाणु या वायरस से संक्रमित हो चुकी है। दूसरी बात, जो ही पौधा हमारा धीरे धीरे ग्रो करने लगता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, जानवर बड़ी दिक्कत देते हैं, जानवर हमारी फसल को खा जाते हैं। तो जानवरों से सुरक्षा जरूरी है, पशुओं से सुरक्षा जरूरी है। तीसरे नंबर पे आपने देखा होगा कि जब आप फसल उगाते हो तो फसल के साथ में कुछ घास फूस उग के आ जाती है जो बिल्कुल अवांछित है, जिसको आप बिल्कुल नहीं चाहते हुए भी, अवांछित होते हुए भी वो फसल के साथ में उगाती है। इन अवांछित पौधों को या इस अवांछित घास फूस को हम कहते हैं खरपतवार। तो खरपतवार को भी हटाना जरूरी है। ये खरपतवार अवांछित होती हैं जो पौधों के साथ में या फसल के साथ में उगाती हैं, जिसको हटाना जरूरी है, नहीं तो पौधे को जो पोषक प्राप्त होने चाहिए थे वो इस खरपतवार को प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद एक और रीजन आप पढ़ सकते हो, जैसे कि प्राकृतिक प्रकोप। जब कभी भी बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा या अतिवृष्टि होगी, उस कंडीशन के अंदर जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी। बाढ़ आएगी तो फसल तहस नहस, सूखा पड़ेगा तो फसल जलकर नष्ट, अतिवृष्टि होगी तो भी पौधों के लिए, फसल के लिए ज्यादा नुकसान है। इसलिए प्राकृतिक प्रकोप भी फसल को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान करते हैं। इसलिए इन सभी से सुरक्षा आवश्यक है, इन सभी से सुरक्षा जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम छठे नंबर पे, और ये हमारा फसल को काटना। देखिए, फसल जब पक जाती है, फसल के पकने के बाद नेक्स्ट वर्क होता है फसल की कटाई करना। अब फसल की कटाई दो तकनीकों से की जाती है। एक तो परंपरागत तरीके से, इसको मैं हटा रहा हूं ऊपर से, एक तो परंपरागत तरीके से और दूसरा आधुनिक तरीके से। अब परंपरागत तरीका कौन सा है और आधुनिक तरीका कौन सा, इसको समझिएगा। परंपरागत तरीका मतलब किसान जो है वो दरांती का उपयोग करता है। परंपरागत तरीके के अंदर किसान जो है दरांती का उपयोग करता है। फॉर एग्जांपल, ये फसल उग गई है तो इस फसल को दरांती की सहायता से काट देता है, दरांती की सहायता से काट देता है। जो आधुनिक तकनीक है कटाई की, उसके अंदर ट्रैक्टर काम में लेते हैं या फिर हम कहेंगे कि मशीनें काम में लेते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, मशीन को लगाते हैं और फसल जो है वो अपने आप मशीन के द्वारा ही कट जाती है। तो दो तकनीकें हो सकती हैं फसल की कटाई से रिलेटेड, परंपरागत हो सकती हैं, आधुनिक हो सकती हैं। परंपरागत के अंदर तो किसान दरांती की सहायता लेते हैं, लेकिन आधुनिक के अंदर मशीनें स्वयं ही जो है वो फसल को काट देती हैं। जब फसल की कटाई कंप्लीट हो जाती है तो फसल की कटाई के बाद में उससे अनाज पृथक करना होता है, उससे जो है वो अनाज पृथक करना होता है। यानी कि हम यूं कहेंगे कि भूसा और अनाज को पृथक करना। भूसा और अनाज को पृथक करने के लिए किसान क्या करता है, थ्रेशिंग के द्वारा भूसे से अनाज को पृथक किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है 1 नंबर के सवाल में, थ्रेशिंग किसे कहते हैं, तो भूसे से अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया, या भूसे से हम कहेंगे अनाज के दानों को पृथक करने की प्रक्रिया। अब हमको क्या प्राप्त हो गया, अनाज प्राप्त हो गया। अब इस अनाज का भंडारण हम करेंगे 7वें स्टेप के अंदर, अनाज का भंडारण करना। और यह एक किसान के लिए बेहद सुखद पल होता है, बेहद सुखद अनुभव होता है एक किसान के लिए। और इससे बड़ी खुशी की बात उसके लिए कुछ नहीं होती, क्योंकि ये सारे स्टेप से गुजर चुका है। अब केवल उसको अनाज का क्या करना, भंडारण करना है। अब अनाज का भंडारण किसान 2 तरीके से कर सकता है। ये 2 तरीके कौन कौन से, इसको देखिएगा। पहला तरीका है घर पर ही और दूसरा है मंडी के अंदर। घर पर किसान जो है वो भंडारण जब करेगा अनाज का, तो उसके लिए सुरक्षा बिल्कुल जरूरी है। अब सुरक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि अनाज के अंदर कीड़े लग सकते हैं। अगर अनाज के अंदर कीड़े लगेंगे तो वो अनाज किसी काम का नहीं है। इसलिए जो है वो घर पर ही किसान क्या करता है, अनाज के अंदर नीम के पत्ते डाल देता है।
नीम के पत्ते जो है वो कीटाणुओं को रोकते हैं, कीटाणुओं को मारते हैं, जिसके कारण कीटाणु जो है वह अनाज के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो घर पर जो है वो किसान क्या करता है, अनाज के भंडारण के लिए अनाज के अंदर नीम के पत्ते डालते हैं, जिसके अंदर उसमें कीड़े नहीं लगते। और दूसरी बात करते हैं मंडी की, तो मंडियों के अंदर जो किसान है वो अपने अनाज को बेचता है। किसान अपने अनाज को कहां बेचता है, मंडियों के अंदर बेचता है। और मंडी वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े उनके अंदर यहाँ पे रूम बने होते हैं, इस प्रकार से बड़े बड़े रूम या बड़े बड़े हॉल बने होते हैं। उस हॉल को कहते हैं साइलो। उस हॉल को क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। वापस से सुन लीजिए कि किसान जो है वो अनाज को मंडियों के अंदर बेचता है, और मंडियों के अंदर बड़े बड़े गृह होते हैं, बड़े बड़े हॉल होते हैं, जिसके अंदर अनाज को सुरक्षित रखा जाता है, अनाज की सुरक्षा की जाती है, उसको हम साइलो कहते हैं। तो ये टोटल हमारे 7 भाग हो गए, 7 खंड हो गए खेती के चरणों के, या जिसे हम कहेंगे कृषि की पद्धतियों के। तो कृषि की अगर पद्धतियों की बात की जाती है तो कृषि की पद्धतियां कितनी हो जाती हैं, कुल मिला के 7 पद्धतियां हैं, जिसको हमने विस्तार से अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट इसके अंदर 2 टॉपिक है जो हम इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और इसके बाद ये हमारा यूनिट हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फसल और पर्यावरण, और ये परीक्षा के अंदर 2 नंबर के सवाल के अंदर पूछा जाता है। 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है कि फसल और पर्यावरण का आपसी संबंध बताइए। फसल जो है वो पर्यावरण के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है, ये प्रश्न आता है 2 नंबर के प्रश्न के अंदर। अब इसका आंसर आप देखिए कि किस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहला आप बिंदु लिखना कि जितनी ज्यादा हम फसल बोएंगे पर्यावरण उतना ही ज्यादा शुद्ध होगा। दूसरा, फसल का महत्व समझना पर्यावरण के लिए। दूसरा, फसल का पर्यावरण के लिए महत्व ये है कि जो हम प्राणवायु ग्रहण करते हैं, प्राणवायु ऑक्सीजन, प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे हम आसानी से वहां पर श्वास ले सकते हैं। तीसरा स्टेप देखिएगा कि यहां पे कोई अपन ने फसल उगाई है। अब इस फसल की बात करते हैं, और ये कोई दूसरी भूमि है जहां पे किसी प्रकार की कोई फसल नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझिएगा कि यहां पर ये है असमतल भूमि, या फिर समतल भूमि भी ले सकते हैं, और इस भूमि पर किसी प्रकार की कोई फसल नहीं है, लेकिन इस भूमि पर हमने क्या उगा दी है, फसल उगा दी है। अब यहां पर जब कोई तूफान आएगा या जब यहां पर कोई हवा चलेगी, तो यहां की जो धूल है या यहां की जो रेत है या यहां की जो मिट्टी है वो उड़कर यहां चली आएगी, यहां की उड़कर आगे चली जाएगी। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, मृदा का अपर्दन हो रहा है। जब एक जगह की मिट्टी उड़कर दूसरी जगह पे चली जाती है तो इसे हम कहते हैं मृदा का अपर्दन। और ये मृदा का अपर्दन नॉर्मली कहां होता है, जिन इलाकों में फसलें नहीं होती या पेड़ पौधे नहीं होते, और जहां पर ज्यादा तूफान या हवाएं चलती हैं। अब इस प्रोसेस को यहां पर समझ लेना कि यहां पर तूफान आ गए, यहां पर हवा चल रही है, तो यहां की मिट्टी यहां तक आ जाएगी, लेकिन यहां पर अवरोध है, यहां पर अवरोध है, आगे सारे के सारे अवरोध हैं। अवरोध का मतलब है जो फसल है, जो फसल के तने हैं, वो इस मिट्टी को आगे जाने से रोक रहे हैं। मिट्टी को आगे जाने से रोक रहे हैं, इसका मतलब है मिट्टी को बांधे रखते हैं, जो ह्यूमस की मात्रा उसको बांधे रखते हैं। मृदा अपर्दन कम होगा, और चौथी बात इसी में करें तो मिट्टी को जो है वो बांधे रखता है, मिट्टी को बांधे रखता है। 5वां स्टेप देखना, प्रदूषण कम होता है, या प्रदूषण यहां से कम होता है। प्रदूषण कम कैसे, जितनी ज्यादा फसलें होगी तो वहां पर ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, वहां पर वायु प्रदूषण नहीं होगा। ध्वनि प्रदूषण कैसे कि जोर जोर से जो आवाजें निकलती हैं वो पौधे अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं। वायु प्रदूषण कैसे, जितनी ज्यादा पेड़ पौधे लगाओगे तो प्राणवायु ऑक्सीजन बढ़ेगी, CO2 की मात्रा को कम करेगी, इसलिए क्या कहेंगे हम, जो वायु है उस वायु के अंदर शुद्धता आ जाएगी, वायु प्योर हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तो वायु प्रदूषण खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 6ठे नंबर पे, तो जीवों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है फसलें। पर्यावरण का हिस्सा ही तो है जीव, तो जीवों के लिए फसलें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके लिए जीवन का सहारा है। और मनुष्य के लिए या पशु के लिए, किसी के लिए भी फसलें जो है वो जीवन का सहारा है। ये कुल मिला के इतने टॉपिक आपको फसल और पर्यावरण के अंदर याद रखने हैं। इसके अंदर अगर आप 3 या 4 बिंदु लिख के आते हो तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर पूरे के पूरे दे देगा। 2 एक बिंदु हम MS स्वामीनाथन साहब के बारे में पढ़ लेते हैं।
ये जो है ये आनुवांशिकी के जानकार थे, इनको आनुवांशिकी की काफ़ी नॉलेज थी, जैसे कि ग्रेगर जॉन मेंडल को थी। तो इनको भी आनुवांशिकी को पढ़ना अच्छा लगता था, उनके बारे में रिसर्च करना अच्छा लगता था MS स्वामीनाथन साहब को। और सेकंड स्टेप हम बात करें तो हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति को लाने का श्रेय, हरित क्रांति को लाने का श्रेय भी किसको जाता है, तो MS स्वामीनाथन साहब को जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा MS स्वामीनाथन साहब का कि इन्होंने फसलों के या फसल उत्पादन कैसे बढ़ाई जाए, फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और सफल भी हुए। इसलिए इनको पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण, ये तीन बहुत बेहद महत्वपूर्ण जो सम्मान है, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, वो MS स्वामीनाथन साहब को प्राप्त हुए। आनुवांशिकी के जानकार थे, हरित क्रांति को लाने का श्रेय दिया जाता है, फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और सफल भी हुए, और उनको पद्मश्री, पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो ये तो थे हमारे MS स्वामीनाथन साहब और हमारा पहला यूनिट कृषि प्रबंधन या एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। अगर आपको यहां तक ये यूनिट समझ में आ गया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरा यूनिट लेके आएंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें और लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद।